नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए इस चैनल पर हम हिंदी विषय से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं उन पर बात कर रहे हैं। हमने वर्णमाला हिंदी शब्दकोश पर बात की। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राजभाषा हिंदी के बारे में बात करने जा रहे हैं। राजभाषा हिंदी के बारे में बात करें इससे पहले हम जान लेते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है। तो पहले हम जानते हैं राजभाषा हिंदी। हालांकि संविधान में राजभाषा हिंदी के संबंध में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के बारे में बात की है। तो हम इस अर्थ में राजभाषा हिंदी का अर्थ लेते हैं कि राजभाषा वह है जो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है, जिसका प्रयोग राजकीय कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है क्योंकि संविधान में राजकीय कार्यों की जो भाषा बताई गई है वो है हिंदी। स्वतंत्रता से पूर्व जो है अंग्रेजी और उससे पहले फारसी में काम होता रहा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो व्यापक अर्थों में हिंदी जो है वो 5 विभाषाओं और 18 बोलियों का समूह है। उन्हीं 18 बोलियों में से एक बोली है खड़ी बोली। तो जिस राजभाषा हिंदी की हम बात कर रहे हैं वो खड़ी बोली हिंदी है, अर्थात हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को स्वीकार किया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की वाहक होती है, जिसे देश की अधिकांश जनता बोलती है, समझती है। तो निश्चित रूप से हिंदी अपने व्यापक अर्थों में, क्योंकि हमने कहा कि हिंदी जो है वो 5 विभाषाओं और 18 बोलियों का समूह है, तो इस अर्थ में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। संविधान में राष्ट्रभाषा को स्थान दिया जाए या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा वही भाषा है जो हमारी संस्कृति की वाहक है। तो इस रूप में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित है। हिंदी राजभाषा है और आज हम राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है उसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह सामान्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है कि 14 सितंबर ही जो है वो हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का कारण ये है कि हमारी जो संविधान निर्माण जो सभा थी उसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में जो संविधान में स्वीकृति प्राप्त हुई वो सन 1949 14 सितंबर को प्राप्त हुई। इस कारण से आज हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी का प्रस्ताव जो संविधान सभा के सामने रखा गया वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, और इसको रखने वाले जो इस प्रस्ताव को संविधान सभा में रखने वाले जो व्यक्ति थे आयंगर, उन्होंने 1949 को ये प्रस्ताव रखा और यह राजभाषा का जो प्रस्ताव था हिंदी को रखने का वो बहुमत से स्वीकार हो गया। तो इस तरह से राजभाषा हिंदी के रूप में आज हम हिंदी को स्वीकार करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी जो है राजभाषा है, संविधान में उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो संविधान में क्या प्रावधान है? संविधान में जो अध्याय 17 है, संविधान के अध्याय 17 में, संविधान के अध्याय 17 में राजभाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो आज हम विशेष रूप से जो चर्चा करने जा रहे हैं वो अध्याय 17 के संबंध में है, क्योंकि अध्याय
17 में जो राजभाषा के संबंध में प्रावधान है उसे हम 4 भागों में बांट करके देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान है। इस अध्याय के 4 भाग हैं। तो पहले भाग में दिया गया है संघ की भाषा। संघ की भाषा के रूप में प्रावधान दिए गए हैं। पहले भाग में 4 भाग हैं और पहले भाग में है संघ की भाषा के संबंध में प्रावधान। दूसरे में है प्रादेशिक भाषाएं। दूसरे में है प्रादेशिक भाषाएं। और जो अध्याय 17 का जो भाग 3 है उसमें है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा के संबंध में जो प्रावधान है वो भाग 3 में दिए गए हैं और भाग 4 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो इस तरह से राजभाषा हिंदी के जो के संबंध में जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अध्याय 17 में दिए गए हैं और 17 अध्याय के 4 भाग हैं जिसमें संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और विशेष प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इन प्रावधानों के संबंध में हम बात करें उससे पहले हम और थोड़ी सी बात करते हैं कि संविधान में और कहां पर भाषा के संबंध में बात की गई है। तो इस संबंध में हम जो अध्याय 17 है तो 343 से लेकर के 351 तक के जो अनुच्छेद है उसमें भाषा संबंधी ये प्रावधान है। अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक भाषा के संबंध में प्रावधान है। इसके अलावा जो प्रावधान दिए गए हैं वो है अनुच्छेद 120। सबसे पहले है अनुच्छेद 120 जिसमें संसद में भाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 120 में। और उसके बाद है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद जो 210 जो है उसमें विधानमंडलों में भाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो इस तरह से भाषा के संबंध में जो विशेष अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक और 120 और 210। तो ये अनुच्छेद जो है वो हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में जो प्रावधान है उसको लेकर के हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि संसद में भाषा के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो 120 में, विधानमंडलों में इस संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 210 में दिए गए हैं। इसके अलावा जो विशेष बात है वो ये कि हमारी जो हिंदी के अलावा प्रादेशिक भाषाएं हैं उनको भी पूरा संरक्षण मिल सके, इसलिए संविधान की अनुसूची 8 में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। इन 14 भाषाओं के नाम तो हमें याद करने ही करने हैं। इसके बाद जो है इसमें आज 8 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं, वो भी अलग अलग संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई। तो वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं वो हैं 22। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी और उसके बाद 8 भाषाओं को और स्थान दिया गया। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं या बोलियां, जिसे हम कहें भाषाएं या बोलियां। तो इस तरह से कुल 22 भाषाएं या बोलियां जो हैं आज 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। पहले हम 8वीं अनुसूची की ही बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं या बोलियां जो हैं वो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बोली या भाषा 8वीं अनुसूची में है या नहीं है।
एक प्रश्न ये भी है कि मूल रूप में संविधान में कौन सी कितनी और कौन सी 14 भाषाएं थी जो जिनको स्थान जो है वो संविधान में 8वीं अनुसूची में दिया गया। तो 14 भाषाएं या बोलियां थी, उनके नाम पहले हम देख लेते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी वो कौन सी हैं? 14 भाषाओं की पहले हम बात करते हैं, भाषाएं या बोलियां, क्योंकि भाषाएं भी हैं और कुछ बोलियां भी हैं। तो पहले हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में भी हिंदी को स्थान दिया गया है। ये विशेष महत्वपूर्ण है कि 8वीं अनुसूची में जिन 14 भाषाओं की या बोलियों की हम बात करते हैं, उनमें एक जो है वो हिंदी भी है। तो हिंदी, गुजराती, नंबर 3 है बंगला। इस तरह से 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उनमें हिंदी, गुजराती, बंगला, कन्नड़, कश्मीरी, हम बात कर रहे हैं उन 14 भाषाओं की जो संविधान में 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। मलयालम, नंबर 7, मराठी, उड़िया, पंजाबी, उसके बाद है पंजाबी, फिर है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, और 12 हो गई है, तमिल और तेलुगु। और फिर है नंबर 13 पर उर्दू, नंबर 13 पर है उर्दू। और उसके बाद है असमिया, नंबर 14 पर हम करेंगे असमिया। इस तरह से इन 14 भाषाओं को हमें याद करना है, क्योंकि 14 भाषाएं जो हैं वो संविधान में पहले 14 भाषाओं को दिया गया था। हिंदी, गुजराती, बंगला, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। एक तो ये बात हो गई है। फिर हम उन भाषाओं की बात करते हैं जो 8वीं अनुसूची में 14 के बाद जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं, लेकिन 14 के बाद जोड़ी गई हैं। तो 14 के बाद जो पहली भाषा जुड़ी वो एक भाषा जो है वो पहले जोड़ी गई, और वो भाषा है जो 1967 में जोड़ी गई, और वो थी सिंधी। 1967 में संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा जोड़ी गई एक वो थी सिंधी। सिंधी भाषा जो है वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो इस तरह से पहली बार तो जुड़ गई है सिंधी, और इस तरह से ये भाषाएं हो गई हैं 15। फिर नंबर 2 दूसरी बार जब जोड़ी गई हैं तब 1992 में जोड़ी गई 3 भाषाएं। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी। 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इस तरह से अब ये जुड़ गई हैं 3 भाषाएं, और जो 1992 में जोड़ी गई हैं
8वीं अनुसूची में, और ये भाषाएं जो हैं वो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन में ये 3 भाषाएं जो हैं वो और जोड़ दी गई हैं। इस तरह से 3 और जुड़ गई। अब ये हो गई है 15 और 3 18, और उसके बाद 4 भाषाएं और जुड़ गई और अब है 22। अब हम बात करते हैं उन 4 भाषाओं की जो इसके बाद जो है जोड़ी गई हैं, और वो भाषाएं 2004 में जोड़ी गई। 2004 में 4 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। वो है बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली इस तरह से ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, और ये 4 भाषाएं जो हैं वो 92 में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इस तरह से आज हमारी 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप में तो थी 14, उसके बाद पहले जोड़ी गई है 1 सिंधी, फिर 3 जोड़ी गई है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और उसके बाद 2004 में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली जोड़ दी गई। इस तरह से आज जो है हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं और बोलियां हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं। 1967 में कौन सी जोड़ी गई, 1992 में कौन सी जोड़ी गई, और 2004 में जोड़ी गई कौन सी, ये। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विकल्प दिए जाते हैं उन विकल्पों में ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में है अथवा नहीं है। तो इसलिए हमें ये सारी भाषाएं जो है वो याद करनी होंगी। हिंदी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अभी हमने बात की है 8वीं अनुसूची की। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात हम करने जा रहे हैं वो है जो संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में अनुच्छेद में जो प्रावधान दिए गए हैं वे कौन से हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में क्या प्रावधान दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 343 की। अनुच्छेद 343 में भाग 1 जिसमें कहा गया है जो भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी, और उसकी लिपि होगी देवनागरी, लिपि होगी देवनागरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। तो 343 में कहा गया है और लिपि होगी देवनागरी। इसके साथ ही इसी अनुच्छेद के भाग 2 में, इसी अनुच्छेद के भाग 2 में कहा गया कि हिंदी के साथ 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में रहेगी। 15 वर्षों तक अंग्रेजी जो है वो सहायक भाषा के रूप में रहेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह से पहला अनुच्छेद हुआ 343। अब हम बात करते हैं दूसरे अनुच्छेद की। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में कहा गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्षों के पश्चात और फिर 10 वर्षों के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि राजभाषा आयोग के गठन की बात यहाँ पर की गई। आयोग का गठन कब किया जाएगा? संविधान लागू होने के 5 वर्षों के पश्चात, यानी कि संविधान लागू होने जा रहा है 1950 में और उसके 5 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि
1955 में। तो हम जानते हैं कि हमारे राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है, 1955 में। तो इसमें एक बात तो ये हो गई कि राजभाषा आयोग का गठन जो है वो किया जाएगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस अनुच्छेद में वो ये है कि इसके साथ ही राजभाषा आयोग के द्वारा जो भी सिफारिशें, जो भी सुझाव दिए जाएंगे उसकी समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। संसदीय समिति का जो गठन किया जाएगा, इस संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होंगे। कुल 30 सदस्य होंगे और ये 30 सदस्य जो हैं वो 20 तो होंगे लोकसभा से 20 तो होंगे लोकसभा से और प्लस 10 होंगे राज्यसभा से। अनुच्छेद 344 में पहले तो एक आयोग के गठन की बात की गई और दूसरी बात क्या कही गई कि संसदीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कुल 30 सदस्य होंगे और इन 30 सदस्यों में से 20 जो हैं वो लोकसभा से और 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होंगे। इस तरह से आयोग द्वारा जो भी बातें कही जाएंगी उनकी ये समिति जो है वो समीक्षा करेगी और राष्ट्रपति को उस संबंध में जानकारी देगी। तो ये जो संसदीय समिति है वो पहली बार गठित की गई। उसके बाद जो है इस समिति का समय समय पर जो है ये समिति जो है गठित होती रहती है संसद के साथ ही। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 345 की। अनुच्छेद 345 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 345 भी विशेष महत्वपूर्ण है। 345 में राज्यों की राजभाषा, राज्यों की राजभाषाएं, इस संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो है अनुच्छेद 345 में कि किसी राज्य में राजभाषा कौन सी होगी, इस संबंध में अनुच्छेद 345 में दिया गया है। सीधा सा प्रश्न ये है कि किस अनुच्छेद में जो है राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है, तो अनुच्छेद है 345। अब है अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 में राज्य और राज्य के मध्य जो व्यवहार की भाषा है वो क्या होगी, या फिर संघ और राज्यों के मध्य आपसी पत्र व्यवहार की भाषा क्या होगी, इस संबंध में जो प्रावधान है वो दिए गए हैं अनुच्छेद 346 में। राज्य और राज्य के मध्य यानी कि दो राज्यों के मध्य और संघ और राज्यों के मध्य जो है भाषा कौन सी होगी, इस संबंध में जो है प्रावधान है अनुच्छेद 346 में। फिर है अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या के द्वारा या किसी राज्य की जनसंख्या का जो पर्याप्त भाग है वो ये चाहता है कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राज्य में दर्जा मिले, तो इस संबंध में भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्णय लिया जा सकेगा। कोई निर्देश राष्ट्रपति जो है इस संबंध में दे सकेंगे। तो जनता द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है किसी भी राज्य में पर्याप्त जनसंख्या का भाग जिसे बोलता है, उस संबंध में राष्ट्रपति जो है वो निर्देश दे सकते हैं। ये प्रावधान जो है वो है अनुच्छेद 347 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 348 की। अनुच्छेद 348 की। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा के संबंध में क्या प्रावधान है, भाषा के प्रयोग के संबंध में वे जो प्रावधान है वो 348 में दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं।
फिर है अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं कि भाषा के संबंध में क्या अधिनियम जो है वो बनाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। और फिर महत्वपूर्ण जो प्रावधान है अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 350 में पहली बात तो जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसी भी व्यथा निवारण के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो संघ में और राज्य में प्रचलित भाषाओं में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकता है। ऐसा प्रावधान जो है अनुच्छेद 350 में दिया गया है। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षण, इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षण के संबंध में भी प्रावधान दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षण हो, इस संबंध में जो बात कही गई है वो है अनुच्छेद 350 में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज यही है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, जो भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसके लिए भी एक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। ऐसा प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 350 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 351 की। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उपाय करे और उसे बढ़ाने के लिए वो कार्य करे। तो इस तरह से ये संघ के लिए निर्देश दिए गए हैं एक तरह से इसमें। तो ये सारे प्रावधान जो हैं वो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक दिए गए हैं। अब हम महत्वपूर्ण अधिनियमों की बात करते हैं। जो अधिनियम राजभाषा के संबंध में समय समय पर दिए जाते रहे हैं। पहला है राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित 1967। तो ये जो अधिनियम है वो विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि राजभाषा घोषित जब हो चुकी है, संविधान में ये कहा गया कि 15 वर्षों के बाद जो है वो हिंदी राजभाषा के रूप में रहेगी। और इस संबंध में जब 1963 में अधिनियम पारित किया गया तो इसका विरोध हुआ और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में इसका तीव्र विरोध देखते हुए सरकार को इसे संशोधित करना पड़ा और इस प्रकार से संशोधित 1967 अधिनियम के नाम से ये जाना जाता है। संशोधित जो था उसमें जो मुख्य बात थी वो यही कि जो ये प्रावधान किया गया था कि 15 वर्षों के बाद जो है हिंदी राजभाषा होगी, इसमें संशोधित में परिवर्तन कर दिया गया। इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं थी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब तक अहिंदी भाषी जो हैं वो अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेते हैं तब तक हिंदी पूरे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अब हिंदी जो है वो पूरे देश की राजभाषा नहीं है, कुछ ही प्रदेशों की राजभाषा है। तो ये संशोधित जो अधिनियम है 1967 ये विशेष महत्वपूर्ण है। एक और अधिनियम की हम बात करते हैं, राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा अधिनियम 1976 भी विशेष महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में वैसे तो 12 नियम निर्धारित किए गए, लेकिन एक जो विशेष महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस अधिनियम में पूरे देश के केंद्र सरकार के जो कार्यालय थे उनको 3 भागों में बांट दिया गया। केंद्र सरकार के जो
कार्यालय थे उनको 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांट करके भाषा के आधार पर कहा गया कि क क्षेत्र हैं, क वर्ग के हैं, ख वर्ग के हैं और ग वर्ग के हैं। जो क वर्ग के जो क्षेत्र हैं उस समय इसमें 7 राज्य थे भारत के जो इसमें आते थे। इन क्षेत्रों के नाम भी हम ध्यान में रखेंगे। इसमें है राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इस तरह से ये 7 राज्य जो है वो क श्रेणी के राज्यों में गिने गए। ये जो हैं ये सारे 7 प्रदेश जो हैं वो हिंदी प्रदेश हैं। इसके बाद ख श्रेणी के जो राज्य हैं उनमें है पंजाब, गुजरात। ख श्रेणी के जो राज्य हैं पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार। और इसके बाद जो ग श्रेणी है उसमें शेष भारत, इनको छोड़ करके बाकी सारे भारत के जो राज्य हैं वो इसमें आ गए। ये तो थे जो 1976 में नियम थे, उसमें 3 भागों में बांटा गया। लेकिन इसमें भी इन श्रेणियों में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहा। तो पहला जो परिवर्तन हुआ वो 1907 में हुआ। पहला जो हुआ वो इस अधिनियम में परिवर्तन हुआ, पहले हो चुका था लेकिन 1907 में जो परिवर्तन हुआ वो क्या था कि जो यहाँ पर हमने ख श्रेणी के राज्यों में रखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, वो अब जो है वो आ गया है अ श्रेणी में। अंडमान निकोबार जो है वो है अ श्रेणी का राज्य निकोबार। इसके अलावा जो 3 राज्य और हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस तरह से जो ख श्रेणी का राज्य है उसमें है पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और इसके अलावा दमन और दीव। ये कौन सी श्रेणी में है? ख श्रेणी में है दमन और दीव। इसके अलावा है दादरा और नगर हवेली। तो ये राज्य जो हैं वो यहाँ पर ख श्रेणी के प्रदेशों में जुड़ गए हैं। और ये जो जोड़ा गया है दमन और दीव को और दादरा नगर हवेली को, ये जोड़ा गया है सन 2011 में। 11 में जो है वो ख श्रेणी के प्रदेशों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को भी जोड़ दिया गया। इस तरह से अब अगर हमारा ये प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि हिंदी प्रदेश जो है आज कितने हैं? ये 11 प्रदेश हैं जिसमें अंडमान निकोबार को भी जोड़ दिया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये 11 प्रदेश जो हैं वो आते हैं हमारे हिंदी प्रदेशों में। तो अब हो गए हैं 10 से 11। ये 11 प्रदेश जो हैं वो हिंदी प्रदेश। तो इस तरह से ये तो हमने बात की है हिंदी प्रदेशों की, जो 1976 के 12 नियमों में केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय थे उनको 3 भागों में बांटा गया। और इस तरह से ये 3 भाग जो हैं हिंदी प्रदेश हैं,
क श्रेणी के और फिर ख श्रेणी के राज्य और फिर ग श्रेणी में शेष भारत है, लेकिन इस शेष भारत में तमिलनाडु नहीं है। तमिलनाडु को छोड़ करके सारा शेष भारत जो है वो ग श्रेणी के राज्यों में आता है। बाकी तो हमने नाम यहाँ पर लिख लिए गए हैं। इस तरह से ये जो अनुच्छेद है वो हमें ध्यान में रखने हैं और हमें हिंदी प्रदेशों का नाम ध्यान में रखना है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, कब भाषाओं को जोड़ा गया, ये सारे प्रश्न जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं और इनको हम ध्यान में रखेंगे। आज हम इतना ही करेंगे।